नाज़रीन, अब तक की अहम खबरें जिसमें इंटरनेशनल खबरें भी हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। हुसैन हक्कानी 12 साल बाद 3 मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे चुके हैं। इन्हें इस वक्त इमरान खान के मुकाबले में लाने का असल मकसद क्या है? मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब, शाही खानदान जो सऊदीया दावत बुलाने का झूठ बेनकाब हो चुका है, वहाँ पे क्या सऊदी प्लान बन रहा है? वफाकी हुकूमत जो चीफ जस्टिस से अहम मुलाकातें कर रही है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी इमरान खान के दरमियान जो डीप स्टेट एक्टर्स दरमियान में लगे हुए हैं, उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले हुसैन हक्कानी साहब की ये दोबारा पाकिस्तान के मुहिब वतन बनने की जियो टीवी, समा और मुख्तलिफ सहाफ़ियों से इंटरव्यूज़ करवाए जा रहे हैं, उसकी मैंने भी बहरहाल दरख्वास्त की है उनसे इंटरव्यू की, देखें आते हैं कि नहीं मेरे प्रोग्राम में भी। बहरहाल हक्कानी साहब जो है वो उनका मामला असल में क्या है, मैं उसकी थोड़ी सी तफसील आपको ज़रूर बताऊँगा ताकि आपको आइडिया हो। अक्टूबर 2011 में मंसूर एजाज, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन, अमेरिका में फाइनेंशियल टाइम्स में एक मजमून लिखता है कि जी अमरीकी एडमिरल माइक मोलन को एक मेमो दिया गया, जो कि पाकिस्तानी एहलकार जो सफ़ीर थे हुसैन हक्कानी उस वक्त अमरीका में पाकिस्तान के, इन्होंने पहुँचाया था। अब ये फाइनेंशियल टाइम्स का मामला देखिए बिल्कुल वही है जिस तरह 2008 में नवाज शरीफ ने डॉन लीक्स का एक मामला सामने आया कि जिसमें कहा जी हमें अपना घर साफ़ करना होगा। दूसरे मानों में बराह रास्त पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी थी वो उसमें मुलविस हैं बराह रास्त। ये फिर आसिफ अली जरदारी भी उस वक्त उसामा बिन लादेन की जो एबटाबाद गिरफ्तारी का मामला था, वहाँ से काम उस वक्त बहुत ऊपर पीक पे था और वो समझ रहा था कि फ़ौज से हटा के मार्शल लॉ लगा देगी और उसकी जान का ख़तरा था, खुदकश जैकेट पहन के घूमता था। अब चूँकि पूरी दुनिया में ये बात उस वक्त हम बदनाम हो चुके थे उसामा बिन लादेन के हवाले से, कितना बड़ा दहशतगर्द हमारे मुल्क में 6 साल से हमारी अहम फ़ौजी अकेडमियों के करीब रह रहा है और हमें पता ही नहीं, या हमने खुद रखा है। दोनों सूरतों में आलमी बरादरी का प्रेशर था, बेइज्जती भी हो रही थी, उस वक्त फ़ौज मोराल डाउन था। जरदारी को लग रहा था कि ये शायद कुर्बानी का बकरा बन जाए और इसने कहा, फिर मंसूर एजाज के साथ के ताल्लुकात अच्छे थे अमेरिका में, इसने उसको पैगाम भिजवाया, आर्टिकल लिखवा दिया कि आसिफ अली जरदारी फ़ौजी हुकूमत का तख्ता उलटने के बदले में क्या क्या ऑफर दे रहा है। इस जरदारी ने कुछ मुतालबात किए, वो कहा ये आप करें फिर मैं ये करूँगा। वो क्या थे? ISI का उसने कहा एस सेक्शन बंद करवाएं, जो पॉलिटिकल विंग है उसे मुकम्मल तौर पे साइड पे करें। दूसरे माने फ़ौज की इंटेलिजेंस को काबू में रखने के लिए जो लगाम डालने की आसिफ अली जरदारी ने पूरी कोशिश की। उसने कहा कि ये 17 नवंबर को, आपको पता है उनकी जो वेबसाइट पर ही पड़ा हुआ आर्टिकल फॉरेन पॉलिसी का, वहाँ मैंने सारी तफसील जहाँ से देखी, एडमिरल माइक मोलन के पास पहुँचा, फिर पाकिस्तानियों की वहाँ पर और जो फ़ौजी हुकाम थे दोनों ममालिक की मुलाकात हुई, लेकिन इसमें कोई खास पेशरफ्त नहीं, इस बात को ऊपर हाईलाइट नहीं किया गया। जनरल कियानी, जनरल पाशा के बारे में उस वक्त जो है कार्रवाई की कोशिश उन्होंने की। बाद में जरदारी हुकूमत जो थी वो उसे अपने आप को 1971 बांग्लादेश के टूटने का सानहे तक करार दी थी और उसके बदले में ऑफर क्या उन्होंने किया अमेरिका को, आप करें कि अगर आप पाकिस्तानी सरजमीन पर किसी को भी पकड़ेंगे, किसी को भी मारेंगे, कोई ऑपरेशन करेंगे, आपको हर किस्म की इजाज़त मिलेगी। सरकारी दफातर में, एजेंसियों में तमाम लोग हम बरतरफ करेंगे जो आपके मुखालिफ होंगे, कानून के मुखालिफ होंगे, उसामा बिन लादेन की मदद करते नहीं होंगे। और फिर 2008 को जो मुंबई में हमला हुआ था उसकी भी हम हिंदुस्तान की जो लोगों के साथ मिल के ताउन करेंगे, हर किस्म का जो लोग हमारे सीक्रेट सर्विस के शामिल हैं उसमें वो उनके हवाले भी करेंगे। यहाँ तक जरदारी ने उनके सामने ऑफ़र की। अब अंदाज़ा करें आप उस वक्त क्या मामला थे इनके। और उन्होंने बताया कि जिस तरह जरदारी उन्हें हिंदुस्तान के हवाले करवाने के लिए फ़ौज के लोगों की बात कर रहा था, ये भेजने पे तैयार भी थे वहाँ उस वक्त। खैर उसके बाद फिर आपको पता है बाद में अफ़गानिस्तान में हमला हुआ, अफ़गानिस्तान अमेरिका के सफारत खाने में 77 फ़ौजी में, और फिर उसके बाद उसामा बिन लादेन के कंपाउंड के छापे का बदला इसको कहा गया। नवाज शरीफ और नून लीग, अच्छा मज़े की बात यह है कि पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जब तहकीकात शुरू हुई तो नवाज शरीफ तो खुद ये सारी वारदात कर चुका था। नवाज शरीफ काला कोट पहन के, काली टाई पहन के पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स की मदद करने तहकीकाती कमीशन उधर पहुंच गया। अब 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट जमा कराई कि ये हुसैन हक्कानी मुल्क के वफादार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अमरीकी हमायत हासिल करने के लिए मेमो हासिल किया गया था। चीफ जस्टिस है तखार चौधरी और जजेस सारे ये कौन थे जो कल बैठे थे इनके साथ, नवाज शरीफ के मुखालिफ आसिफ अली जरदारी के हक़ में और फ़ौज के। देखें ये ताने बाने ज़रा आप इनके जोड़ के देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म के लोग। इसहाक डार उस वक्त पटिशनर था इनके खिलाफ, इसके जरदारी आज साथ बैठा हुआ था तो मैं देख रहा था। मंसूर एजाज के दावों में कह रही थी दाम हम नहीं है, ये डेफेमेशन का केस डालें, आसिफ अली जरदारी को मुकदमा करना चाहिए। नवाज शरीफ कहता है उस वक्त जब हालांकि खुद इसके खिलाफ था जरदारी, हुसैन हक्कानी पेश नहीं हुआ अदालतों में कभी, इसको बुलाया उसने कहा कभी नहीं, उसके बाद कभी आई नहीं पाकिस्तान। आसिफ अली जरदारी भी 3 साल भाग गया, नवाज शरीफ भी चला गया, भाग गया मुल्क से। फिर उसके बाद इमरान खान के सिवा बाकी सारे के सारे भाग गए। ये सारी तफसील बताने का आपको मकसद ये है कि अब हुसैन हक्कानी को दोबारा मुहिब वतन साबित किया जाए। पहले गद्दार था, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था, ये सारे लोग साथी थे। अब जनरल बाजवा के साथ इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, इनकी वहाँ मीटिंग्स हुई जो अमेरिका में, इसकी बाकायदा तस्वीर भी आई। अब देखें जो
आपने वहाँ पर रजीम चेंज, आखिरी अफ्तार जो बाजवा साहब को छोड़ने से पहले रजीम चेंज ऑपरेशन की बड़ी वहाँ पे मुलाकातें हुई जिसके फल उन्हें मिलते रहे। अब ये सारी तफसील मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि देखिए ये